बिल्कुल, तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका इप्सा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि आईबीएसए केवल 3 देशों का समूह नहीं है, बल्कि 3 महाद्वीपों, 3 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों और 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की वास्तविकताओं से बहुत दूर हैं। पीएम ने इप्सा से ये मजबूत संदेश देने का आह्वान किया कि वैश्विक संस्थाओं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब एक विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। आतंकवाद की रोकथाम के संबंध में प्रधानमंत्री ने घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद से लड़ते समय दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पीएम ने मानव केंद्रित विकास सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। पीएम ने तीनों देशों के बीच यूपीआई जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कोविन जैसे स्वास्थ्य प्लेटफॉर्मों, साइबर सुरक्षा ढांचे और महिलाओं के नेतृत्व वाली तकनीकी पहलों को साझा करने के लिए आईबीएसए डिजिटल इनोवेशन अलायंस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव केंद्रित एआई मानदंडों के विकास में योगदान देने की आईबीएसए की क्षमता पर भी जोर दिया। पीएम ने आईबीएसए नेताओं को अगले साल भारत में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईबीएसए एक दूसरे के विकास के पूरक और सतत विकास के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। पीएम ने मोटे अनाज, प्राकृतिक खेती, आपदा प्रतिरोधक क्षमता, हरित ऊर्जा, पारंपरिक औषधियों और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर प्रकाश डाला। पीएम ने जलवायु अनुकूल कृषि के लिए आईबीएसए कोष का प्रस्ताव रखा। और आईबीएसए शिखर सम्मेलन के क्या कुछ मायने हैं, प्रधानमंत्री ने जो कुछ संदेश पूरी दुनिया को दिया है उसके मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे खास मेहमान इस प्रोग्राम में, लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या कुछ एंगेजमेंट्स, इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट्स हैं। और इप्सा शिखर सम्मेलन के बाद G20 का जो शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में, उसमें सभी नेता इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। तीसरा सत्र अभी थोड़ी देर पहले जो है शुरू हो चुका है और अब अंतिम सत्र में हैंडओवर सेरेमनी होनी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा का आज तीसरा दिन है। पीएम ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वार्ता में भारत दक्षिण अफ्रीका रिश्तों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने जिन मुद्दों पर चर्चा की उनमें वाणिज्य, संस्कृति, निवेश के संबंधों को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, एआई, महत्वपूर्ण खनिजों जैसे सहयोग में विविधता लाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति रामाफोसा को बधाई भी दी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन से इतर आज जोहान्सबर्ग में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि भारत और जमैका एक ऐसी दोस्ती से जुड़े हुए हैं जो इतिहास से बनी है और सांस्कृतिक रिश्तों से और भी मजबूत हुई है। पीएम ने आगे लिखा कि हमारी साझेदारी मिलकर तरक्की करने की गहरी प्रतिबद्धता के साथ बढ़ती जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ रवि जोशी जुड़ रहे हैं, विजिटिंग फेलो हैं ORF के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम एम्बेसडर सज्जनहार के पास चलेंगे। एम्बेसडर सज्जनहार, अगर हम इप्सा बैठक की बात करें तो 2 महत्वपूर्ण बातें वहां पर प्रधानमंत्री की ओर से कही गई हैं। एक है जो UN के अलावा जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनमें अब रिफॉर्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विकल्प नहीं, ये अब आवश्यकता है। दूसरी, आतंकवाद को लेकर के मिलजुल कर आगे बढ़ने की बात की गई है। क्या कुछ कहेंगे इस इप्सा बैठक को लेकर के? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2 बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो है जो यूनाइटेड नेशंस 1945 में इसका गठन हुआ और तब केवल 53 देश थे उसके सदस्य थे। अब उसकी सदस्यता बहुत बढ़ गई है
और जिन देशों की वहाँ पर उस समय 1945 में जिनका वर्चस्व था, जिनका इन्फ्लुएंस था, जिनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पावर थी, वो अब बहुत बदलाव आ गया है, पूरे विश्व में बहुत बदलाव आ गया है। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को और उसकी जो एजेंसीज हैं उनको सबको वक्त के साथ चलना चाहिए, वक्त के साथ बदलना चाहिए, और वो नहीं कर पाया है। इसीलिए हम देख रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है जी। उसमें हम देखते हैं जो एकदम ठहराव आ गया है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, जिससे कि जो सबसे महत्वपूर्ण उसका काम था, जो पूरे विश्व में शांति और स्थिरता लानी चाहिए, तो वो करने में असफल हुआ है। हम देखते हैं जो 3-3.5 साल से ऊपर हो गए हैं जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और वहां पर वो किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं कर पाया है। और करीब 2 साल से ऊपर हो गए हैं अब इसराइल और हमास का, और ये बढ़कर और भी देशों के साथ बन गया है, देशों और गुटों के साथ बन गया है। इसके ऊपर भी कोई खास प्रभाव नहीं कर पाया है। तो एक तो जो है ये संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हैं और संयुक्त राष्ट्र का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। हम बातचीत कर रहे हैं, पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं, परंतु अभी तक उसमें हम देखते हैं जो कोई टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन भी अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो उसमें बदलाव लाना, और जो और एजेंसीज हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर उसके बिल्कुल भी उसके जो नियम हैं उसके विपरीत सारा काम किया जा रहा है। जो ये आजकल हम देखते हैं टैरिफ्स बढ़ाना, बिना WTO के बीच में जाना और देशों के ऊपर कोर्शन धमकी देना और उनको दबाव में अपने जो एक्सेस अपने मार्केट्स में है उसको लेना, तो ये सब WTO के प्रिंसिपल्स के विरुद्ध है। तो यकीनन इसमें हमें बदलाव करने की बहुत आवश्यकता है और बहुत शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बहुत विलंब हो गया है। और इन चीज़ों का सबसे बुरा असर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके ऊपर पड़ रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, जो प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें कही आतंकवाद के बारे में, और हम देख रहे हैं आतंकवाद सभी देशों को जूझना पड़ता है, सभी देशों को निपटना पड़ता है। ये एक ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम है, ये किसी एक देश का नहीं है। भारत तो इससे जूझ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से जूझ रहा है। अब करीब 30 साल से ऊपर हो गए, 35 साल हो गए जो हमारे ऊपर इसका प्रकोप है। हमें अनुभव भी है इसके साथ कैसे डील करना है, परंतु ये फिर देख रहे हैं आतंकवाद नए नए रूप ले रहा है। अब हमने अपने यहाँ पर देखा है व्हाइट कॉलर टेरर बनकर ये उभरा है। तो इसके साथ कैसे पूरी दुनिया को मिलकर, ये अकेले नहीं कोई देश कर पाएगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। और ये जो हिपोक्रेसी है और डबल स्टैंडर्ड्स है, जो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट को कहना, और या योर टेररिस्ट इज माय फ्रीडम फाइटर, इस प्रकार के जो ये बातें कही जाती हैं, इन सबसे परे होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस टू टेरर रखना चाहिए, और कोई भी आतंकवाद किसी भी कारण से उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, और इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, या और इस प्रकार के भारत ने एक प्रपोजल भी दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, और वो भी यूनाइटेड नेशन में उस पर बातचीत हो रही है। उसको भी आगे पूरे तौर पर तट पर लगाना चाहिए। ठीक है, रवि जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं प्रधानमंत्री की ओर से, वहां पर इस पर बातचीत की गई है इप्सा समिट के दौरान, चाहे हम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसमें रिफॉर्म की बात करें या टेररिज्म की बात करें, क्या कुछ कहेंगे? थैंक यू। ये कुछ ओपनिंग स्टेटमेंट के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे विश्व में ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल कॉमन चैलेंजेस बढ़ती जा रही है, वैसे ग्लोबल मैकेनिज्म टू टैकल दोज चैलेंजेस आर गेटिंग वीकर। जैसे एम्बेसडर सज्जन ने बहुत सही कहा है कि यूनाइटेड नेशन हैज बिकम वेरी इनइफेक्टिव इन सॉल्विंग मल्टीपल ग्लोबल चैलेंज। एक तो यूक्रेन युद्ध है, दूसरा
इजरायली जेनोसाइड है गाजा में, और तीसरी बात क्लाइमेट चेंज हो या कोविड जैसे पैंडेमिक हो जो सारे विश्व में एक महीने के अंदर फैल गया था और इतने सारे सैकड़ों हजारों लोग मर गए थे। ऐसे चैलेंजेस जैसे बढ़ रही है विश्व में, और उसी वक्त विश्व के जो यूनाइटेड नेशंस एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जो था वो बहुत ही वीक होती जा रही है। तो ऐसे संदर्भ में तो विश्व के ये ग्लोबल साउथ के दो देश हैं वो मिलकर G20 समिट में अपनी हक अदा कर रही है और अपनी बात बहुत सही जोर से अजट कर रही है। तो इस पर्टिकुलर समिट में एक दो चीज़ जो देखने वाली है वो है कि अमेरिका ने इस समिट को बॉयकॉट किया। अमेरिका ने इस समिट को क्यों बॉयकॉट किया है? क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वहाँ पर अफ्रीकानर्स के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा, बहुत अन्याय हो रहा, उनका लैंड छीनी जा रही है और उनको मारे जा रहे हैं। ये बहुत ही हद तक ये गलत बात है और ये झूठ बात है, मगर इसको ट्रंप ने एलन मस्क से सुनकर इसको बहुत बड़ी मुद्दा बनाकर इसको G20 को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। ये यूनाइटेड स्टेट्स जब कोई भी समिट को बॉयकॉट करता है तो उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर भी इस समिट में रशिया है, चाइना है और यूरोप के बहुत सारे प्रबल देश हैं और इंडिया भी है इसमें जो इकोनॉमिक तौर पर जा रही है। तो ये समिट एक तरफ से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुद्दा ये जो उठा रहे हैं ये ग्लोबल साउथ के कंसर्न के बहुत ही करीब मुद्दे हैं और बहुत ही अर्जेंट मुद्दे हैं। जैसे मोदी साहब ने बोला है कल, एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए और उसमें उन्होंने 6 प्रपोजल दिए। वो प्रपोजल्स के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, मगर उसमें बेसिकली proposals are concerning healthcare, facing drugs and terrorism challenges, and building up critical minerals circularity. ये बहुत जरूरी बात कहा उन्होंने, और ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप। और ये 3-4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो ये समिट हमारे लिए और अफ्रीका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसके साइडलाइंस में कल एक मीटिंग हुआ था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में, दैट वाज रिगार्डिंग कोऑपरेशन, AI टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग अप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर्स। दैट्स आल्सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रपोजल इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो ये समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है विश्व के लिए। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़ रहे हैं जोहान्सबर्ग से, उनसे बातचीत करते हैं। अखिलेश जी, इस वक्त अगर आपसे हम समझना चाहें इब्सा को लेकर के क्या कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आ रही हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि AI पर जो सेशन था उसको भी लेकर के प्रधानमंत्री का बयान आ चुका है जिस पर हम आगे आपसे चर्चा करें, लेकिन इब्सा को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पर अभी तक सामने आ पाई हैं? देखिए, इब्सा को लेकर यह काफी एक्साइटमेंट है और जैसा कि आप जानते हैं कि इब्सा की ये बैठक करीब तकरीबन 13-14 साल बाद हो रही है और उसमें ये करना बहुत ही सामान्य बात नहीं है कि इब्सा के देश अब एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं कि उनके बीच में सहयोग की जरूरत है। खास करके मैं साउथ अफ्रीका की अगर बात करूँ तो साउथ अफ्रीका में जो समस्याएं हैं या जो चुनौतियां हैं वो वैसी ही है जैसे भारत के अंदर समस्याएं और चुनौतियां हैं या ब्राजील के अंदर जो समस्याएं और चुनौतियां हैं। मतलब तीनों जो देश है वहाँ यंग पॉपुलेशन काफी बड़ी संख्या में है। तीनों देशों में एक टैलेंट मौजूद है और खास करके अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका और भारत में तो जैसे अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या काफी अधिक है। तो इस हिसाब से उनका ग्लोबलाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है इन दोनों देशों का। और उधर ब्राजील के साथ भी काफी तकनीक क्षमता है, उनका जो यंग पॉपुलेशन वो भी काफी वाइब्रेंट है और एक खास परिस्थिति पैदा हुई है यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वजह से, उनके टैरिफ वार की वजह से और मनमाने तरीके से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की वजह से, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह की जो बातें उन्होंने शुरू की है उसके चलते दुनिया के सभी जो बड़े विकास
विकासशील देश है, उन विकासशील देशों के अंदर एक ये भावना बनी है कि हमें अपने दम से आगे बढ़ना होगा और हमें जो दोस्ती है या अलायंस है उन लोगों के साथ बनाना होगा जिसकी समस्याएं और जिनके यहाँ अवसर एक तरीके का है। तो इस मामले में इप्सा की बैठक का ये निर्णय हुआ है साउथ अफ्रीका की धरती पर जोहान्सबर्ग में, वो बहुत ही एक्साइटिंग है। और दक्षिण अफ्रीका के लोग तो खास करके इस बात को लेकर काफी शुक्रिया अदा करते हैं कि जब 2023 में भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की थी और भारत ने जब उसे अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया था, उस समय जो एक कह सकते हैं कि सम्मान की भावना पूरे अफ्रीका में बनी थी। और आज अफ्रीका में पहला G20 का पहला सम्मेलन अफ्रीका की धरती पे हो रहा है जोहान्सबर्ग में, और इसमें भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ब्राजील के बाद जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ये भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का ऐसे ही एक ट्रोइका बना, और ये जो ट्रोइका है वो इप्सा के रूप में निकल के आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उसमें भाषण कर रहे थे, उसमें इंटरेक्ट कर रहे थे, उसकी बातें निकल कर आ रही है, उसमें उन्होंने इप्सा फंड, क्लाइमेट रेजिलियंट फंड बनाने की बात कही है। उन्होंने अभी कहा है कि इप्सा फंड से एक दूसरे देशों को सहयोग की जो जरूरतें हैं वो पूरी की जानी चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि ब्रिक्स जब बना था तो ब्रिक्स के बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक बना। आप इप्सा जो है, तीनों की समान चुनौतियों के बीच में अगर एक फंड क्रिएट होता है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होगी, क्योंकि ब्रिक्स में फिर भी एक चाइना की वजह से एक अजीब तरह की स्थिति बनती है कि चाइना कभी आपके साथ है भी, कभी चाइना आपके साथ नहीं भी है, कभी चाइना के स्टेशन किसके साथ बनते हैं तो समझ में नहीं आता। लेकिन इप्सा का जो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का है, अब ये तीनों के अंदर एक रियलाइजेशन है कि हम तीनों को मिलकर एक तरीके से ग्लोबल साउथ की धुरी बनना है, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है। और ग्लोबल साउथ की समस्याएं अगर हल होती हैं तो इन्हीं तीनों देशों की वजह से हल होगी, क्योंकि इन तीन देशों में एक खास बात यह भी है कि एक ये नॉन अग्रेसिव कंट्री है, ये एग्रेशन नहीं करते कहीं पे, कहीं किसी पर जबरदस्ती अपनी बात नहीं थोपते, नहीं अपनी इकोनॉमी, अपने पैसे से किसी को कर्जदार नहीं बनाते और फिर अपनी शर्तों पे कर्ज वसूलने की बात नहीं करते। तो इस मामले में इप्सा के की जो आज बैठक हुई है, यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में मुझे लगता है कि दुनिया में एक नए तरीके के जो है कि विकासात्मक ध्रुवीकरण कर सकते हैं, या कह सकते हैं शांति का ध्रुवीकरण या सहयोग का ध्रुवीकरण है, जो ग्लोबल साउथ के लिए बहुत ही एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है। और तीनों के अपने अपने इन्फ्लुएंस जोन है। इंडो पैसिफिक में अगर भारत है तो साउथ अफ्रीका में पूरा अफ्रीका के 52 देश है, और लैटिन अमेरिकी देश है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभर सकता है। इसको और मजबूत अखिलेश जी, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, आपसे एक चीज इसी में कंटिन्यूटी में समझना ये चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए तीनों ही देश एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर के जो तीनों अर्थव्यवस्थाएं अगर एक साथ आती हैं तो ग्लोबल साउथ के लिए स्केलेबल सॉल्यूशंस तैयार कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई भारत के पास जो DPI है, भारत के पास कोविन जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो साझा किए जा सकते हैं, और जो AI समिट हम लोग फरवरी 2026 में करने जा रहे हैं उसमें इसकी लॉन्च की भी बात की है। तो भारत एक तरह से आगे बढ़ करके अपने जो सोल्यूशंस हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वो पूरी दुनिया के साथ, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने की पेशकश कर रहा है। एकदम खुले तौर पर प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही है और आप इस तरीके से उसे पेश कर रहे हैं। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इशारा था वो इस ओर था कि देखो, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का जो यंग पॉपुलेशन है, इस यंग पॉपुलेशन के अंदर एक ऐसा रचनात्मक कार्यक्रम देना जरूरी है जिससे कि वो आगे आने वाली दुनिया को एक गाइडेंस दे सके। और यह जो पीढ़ी है वो इतिहास से सबक लेते हुए अपने वर्तमान और अपने भविष्य की ओर देख रही है। तो जो पूरी डिजिटल इकोनॉमी का व्यवहार भारत में हुआ, पहले प्रयोग हुआ, उसके बाद व्यवहार अब हर रोजमर्रा की काम काज में डिजिटल इकोनॉमी और UPI ट्रांजैक्शन ये हो, इसने बहुत सारी चीजों को बहुत ही आसान बना दिया है। और ऐसे में जो एक कंज्यूमर बेस है, कंज्यूमर बेस बहुत स्ट्रांग हुआ है, नीचे तक ग्रामीण स्तर तक पैसे जा रहे हैं, जो कई वेलफेयर स्कीम्स है, क्योंकि उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। और उससे जो है तो ये आपके अंदर जो इंटरप्रेन्योर की क्षमता है वो बढ़ रही है। तो ये जो ऐसा मॉडल है जिसको कि रेप्लिकेट किया जा सकता है साउथ अफ्रीका में और ब्राजील दोनों जगह पे। मैं साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा जोहान्सबर्ग से आगे चला गया, थोड़ा कस्बाई जगहों में और उन इलाकों में जहाँ थोड़ी सी कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश है,
तो उन सभी जगहों पे लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके का मॉडल भारत ने एक मनरेगा के माध्यम से किया, उसके बाद फूड सिक्योरिटी का है जो के तरह हो रहा है, और उसके बाद जो सरकारी योजनाओं की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रही है, ये सारी चीजें अगर इधर भी हो, अफ्रीका में भी हो, ब्राजील में भी हो, जिसका कि ये मॉडल भारत से तैयार कर रखा है और भारत ने बार बार कहा है कि हम इस मॉडल को आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो है बात जो है, ये सारे लोगों को काफी एक्साइटिंग लगती है अफ्रीका में भी, और लोगों को लगता है कि यहाँ जो एक बेरोजगारी का मसला है, चूंकि जनसंख्या काफी सघन है, काफी वाइब्रेंट है, लेकिन एक बेरोजगारी की स्थिति है जो एक नीचे तक पैसा जाना चाहिए वो नहीं है। शहरी विकास काफी हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण विकास पे अभी भी जरूरतें हैं, और इसीलिए ग्लोबल साउथ के देश है निश्चित तौर पे। तो तीनों एक तरीके से इस मॉडल को अपनाए जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया, और उसके लिए भारत उन्होंने कहा कि हम सब तरह से इसको शेयर करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होगी अगर दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के लोग भी हमारे जो प्रयोग है उस प्रयोग को तो अपनाने की कोशिश अपने परिवेश के हिसाब से करें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एआई जो कि जिस पर पूरा का पूरा सेशन हुआ, उस पर जो क्या कुछ आउटकम निकल करके आया और कैसे उसको ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक बनाया, जिस पर जो चर्चा हुई है अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप तीनों ही मेहमान मेरे साथ बने रहिए, आपसे गुजारिश। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद। मेरी पसंद।